नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रक्त का थक्का जमना। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। अगर ये ब्लड वहाँ पे क्लॉट ना हो, जमे ना, तो लगातार ब्लड निकलता रहेगा और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो रक्त का थक्का जमना है, ये एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि रक्त जो है सोल से जेल अवस्था में, इसमें रक्त की सोल अवस्था जेल अवस्था में बदल जाती है और रक्त का थक्का सेमी जेल अवस्था में होती है, जिससे थोड़ा तरल पदार्थ, जिसे सीरम कहते हैं, रक्त के थक्के से बाहर निकलता है। तो शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगने पे, घाव कट जाने पे रक्त को जमने में लगभग 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त वाहिनी की नली का मुंह बंद हो जाता है। तो रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें थ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है। तो ये रक्त को फाइब्रोनेजन प्रोटीन को द्रव से ठोस रूप में बदल देता है। प्लाज्मा में थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कहाँ होता है? प्लाज्मा में। ऐसे अभी आप कर सकते हो जैसे कि ब्लड में जो येलो पोर्शन है वो आप बेकार है, थ्रो करना, फेंकना है, तो थ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है और यह रक्त की फाइब्रिनोजन प्रोटीन को द्रव से ठोस रूप में बदल देता है। और फाइब्रिन की रचना जो होती है वो महीन सूतों की तरह होती है, जाल जैसी। इन्हीं जालों में क्या होता है, रक्त कण, देखिए यहाँ से आके ये फंस जाते हैं। तो जैसे जैसे ये जाल सूखता जाता है वैसे वैसे रक्त का थक्का जमता जाता है और सीरम इसमें से छनकर अलग हो जाता है। अभी थ्रोम्बिन बताया ना आपको, थ्रो से, तो ये सीरम जो है सूखकर सूखता जाता है और छनकर अलग हो जाता है सीरम। इस प्रकार रक्त का थक्का जो है कटे हुए भाग को अच्छी तरह सील कर लेता है। ये जो रक्त का थक्का जमने की रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं: प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। फिर से देख लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होता है पहले, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है, फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहला वर्ड प्रोथ्रोम्बिन याद कर लो, प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद थ्रोम्बिन है, तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हुआ, फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, थ्रोम्बिन में बदल गया। प्रोथ्रोम्बिन में ही दोनों वर्ड है, प्रो और थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन पहले सक्रिय होगा, प्रो है तो पहले पहला होगा वो, तो पहले ये सक्रिय होगा, फिर प्रो हटा दीजिए तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। उसके बाद लास्ट है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। पहला चरण देखते हैं इसमें क्या होता है। जब प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना होता है, पहला जो चरण है, इसमें होता क्या है कि जब किसी स्थान पर चोट लगता है या कट जाता है तो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कट गया तो ये डैमेज हो गया, ये टूट गया, यहाँ पे कोशिकाएं टूट गई। तो जो रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स है उसका कुछ, ये यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है, कुछ रक्त फैक्टर जो है क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। पहले में थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ का निर्माण होता है। तो जो रक्त फैक्टर जैसे मुख्यतः है इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जैसे AHF और तथा स्टुअर्ट फैक्टर जिसे CF कहते हैं, इस क्रिया में भाग लेते हैं। AHF और CF इस क्रिया में भाग लेंगे और रक्त फैक्टर कैल्शियम आयन तथा प्लाज्मा से मिलकर क्रिया करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन आपका सक्रिय होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ का निर्माण होगा और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होगा। द्वितीय चरण जो आपका है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिक बनकर तैयार हो जाता है, पहले आपको जैसे कि फेस की सर्जरी करनी है या हाथ की सर्जरी में, पहले प्लास्टिक तैयार होगा तब ना उसके ऊपर लगेगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिक का निर्माण हो गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिक जो है वो ट्रिप्टन एंजाइम तथा कैल्शियम आयन की सहायता से प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन है उसको निष्क्रिय कर देता है। अब एंटी प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो है इसी की वजह से जो रक्त हमारा है उसमें उपस्थित, जो रक्त वाहिनियों में रक्त उपस्थित है वो जम नहीं पाता है। जैसे कि अगर ये बंद होता है,
यहाँ पे चोट नहीं लग रही थी, तो ये रक्त बहता रहता है ना, तो ये एंटी प्रोथ्रोम्बिन की वजह से होता है। एंटी मतलब नहीं, नहीं जमना से याद कर लीजिए, एंटी। एंटी प्रोथ्रोम्बिन मतलब नहीं जमना, प्रोथ्रोम्बिन मतलब जमना। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होगा तो ब्लड जम जाएगा, और एंटी प्रोथ्रोम्बिन रहेगा तो ब्लड नहीं जमेगा। तो एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो है तरल अवस्था में रहता है और वो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। रक्त में उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय थ्रोम्बिन पदार्थ का ही निष्क्रिय रूप है, और यह प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ जब सक्रिय हो जाता है और कुछ रक्त फैक्टर के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करता है तो एक नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं। इस प्रकार प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम रक्त फैक्टर के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। पहले प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हुआ, ये कैल्शियम और रक्त फैक्टर के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाया। लास्ट आपका स्टेज है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। जो रक्तवाहिनी में फाइब्रिनोजन है, रक्तवाहिनी में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि थ्रोम्बिन, अब ये थ्रोम्बिन था ना, इससे फाइब्रिनोजन मिल गया, मिलकर रासायनिक क्रिया किया और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये फाइब्रिन बन गया। अब क्या हो गया, ये तीनों चरण पूरे हो गए। फाइब्रिन की जो रचना है यहाँ पे ये देखिए जाल के समान होती है और यह अविलय ठोस प्रकृति के होते हैं। यह फाइब्रिन क्षतिग्रस्त ऊतकों के ऊपर महीन फाइबर नेट के रूप में फैला रहता है, और जो तंतु के जाल होते हैं उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो आकर फंस जाते हैं। यहाँ पे देखिए जाल जैसा बन गया, और जो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो आके इसमें फंस जा रहे हैं, और यहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रुधिर का जमना कहते हैं। ये रक्त का थक्का जो है थोड़ी देर बाद सिकुड़ने लगता है, तो रक्त का थक्का जो है कड़ा होने लगता है। इस थक्के से पीले रंग का एक पारदर्शी पदार्थ फाइब्रिन जाल से छनकर बाहर निकलता है। इस द्रव को सीरम कहते हैं। वास्तव में ये द्रव जो है प्लाज्मा ही होता है, परंतु इसमें फाइब्रिनोजन तथा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अभाव होता है, और सीरम के अलग होते ही फाइबर नेट जो तंतु जाल है उसकी कोशिकाएं एक ठोस थक्का बनाती हैं जो क्षतिग्रस्त स्थान को ढककर पूरी तरह से सील कर लेती है, और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस प्रकार रक्त को थक्का बनाने में 4 से, ये पूरी प्रक्रिया में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। पहला जो चरण है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है तथा इसमें 1-2 मिनट का समय लगता है। इस तरह रक्त का थक्का बनना प्रकृति के प्रदत्त प्रबंध है, जैसे कि रक्त बहना स्वयं ही बंद हो जाता है और प्राणी के जीवन की रक्षा हो जाती है। इसको फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं। उसमें पहला है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, और तीसरा है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। पहली प्रक्रिया में क्या होता है, जब यहाँ पे क्षतिग्रस्त होती है कोशिकाएं तो ब्लड जो है उसमें से जो प्लस ये प्लेटलेट्स है उससे क्या होता है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ का निर्माण होता है और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है। जब प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है तो वो दूसरे स्टेप में क्या करता है, ये कैल्शियम और रक्त फैक्टर के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। थर्ड में क्या होता है, जब यही थ्रोम्बिन होता है वो यहाँ पे जो रक्तवाहिनी में फाइब्रिनोजन पाया जाता है उससे क्रिया कर कर फाइब्रिन नामक पदार्थ बनाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये धीरे धीरे सूख के कड़े हो जाते हैं और इसमें से सीरम निकलता है। ये वास्तव में प्लाज्मा ही होता है, इसमें वाइट और रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 4 से 8 मिनट लगता है। पहली प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाती है, इसमें 1 से 2 मिनट ही लगता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है,
इनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जैसे कि शुरू में आपको बताया गया है ना, यकृत और प्लीहा भी आपका ब्लड से रिलेटेड है। वैसे ही आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। लेकिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? विटामिन के की। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कुछ मनुष्य होते हैं जिनमें कि ब्लड का थक्का जल्दी नहीं जमता है। उसमें क्या होता है कि ये एक आनुवंशिक रोग होता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। और इसमें इस रोग की वाहिका जो है स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया रोग का जो शिकार होता है उसमें थक्का बड़ी देर से जमता है। और अगर स्त्री हीमोफीलिया रोग की शिकार है तो वो इस रोग की सिर्फ वाहिका होती है, उसे इस रोग का ये रोग नहीं होता, सिर्फ पुरुष को होता है। और रक्त वाहिनियों में जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये जो हिपेरिन प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, और रक्त विरोध थक्का विरोधी प्रकृति का होता है, और ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है। तो इस प्रकार जो है रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त निरंतर शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करते रहते हैं। कुछ लोग में, खासकर वृद्धावस्था में, क्या होता है कि रक्त वाहिनियों के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक और पैरालिसिस इत्यादि होने का भय रहता है। कभी कभी तो मृत्यु तक हो जाती है।